50,000 से अधिक क्रय केंद्रों से की गई धान की खरीद। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साड़ी पहनकर क्वार्टर मैराथन में दौड़ेंगी महिलाएं। लखनऊ में आरपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आठवले ने मायावती को दिया आरपीआई अध्यक्ष बनाने का ऑफर। लखनऊ में जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। किसानों को निःशुल्क सिंचाई का लाभ देने की तैयारी। वाराणसी में मूल काशी विश्वनाथ पहुंचे स्वामी अविक्त मुक्तेश्वरानंद। पुलिस ने स्वामी अविक्त मुक्तेश्वरानंद को रोका। नमस्कार, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका आज की खबर में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सदर स्थित सिंचाई मुख्यालय सभागार में हुई बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बैठक। किसानों को निःशुल्क सिंचाई का लाभ देने की तैयारी। लखनऊ मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर होगी निगरानी। सौर ऊर्जा से नलकूपों का संचालन करने की भी तैयारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सदर स्थित सिंचाई मुख्यालय सभागार में हुई बैठक। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में बैठक। किसानों को निःशुल्क सिंचाई का लाभ देने की तैयारी। लखनऊ मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाकर होगी निगरानी। सौर ऊर्जा से नलकूपों का संचालन करने की भी है तैयारी। एवं नवीन तकनीकी का अभिनव प्रयोग करके आज जो अभी दिखाया है, कृषकों को निःशुल्क सिंचाई सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, जिसका विवरण इन्होंने आज अपने मॉनिटरिंग सिस्टम, केंद्रीकृत कंट्रोल रूम, यानी सभी नलकूपों का राज्य को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितने घंटे ट्यूबवेल चल रहा है, कितना पानी का संचालन हुआ, यानी वह कैसे राज्य को एक स्थान पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे अभी उन्होंने 10 अदद राजकीय नलकूपों पर जीएसएम आधारित कंट्रोल पैनल स्थापित करके मुख्यालय केंद्रीकृत कंट्रोल रूम सिस्टम और राजकीय नलकूपों अवसरों किए जाने का अभिनव प्रयोग ये मैसर्स लार्सन एंड टर्बो कंपनी द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में किसानों से धान खरीदी जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर निरंतर ये खरीद जारी है। बता दें कि सीएम योगी के निर्देश दिया था कि जब तक एक भी किसान का धान शेष रहेगा, क्रय प्रक्रिया जारी रहेगी, जिसके बाद से किसानों से धान खरीदी जारी है। साथ ही किसानों को समय से भुगतान भी किया जा रहा है। वहीं अब तक लगभग 7 लाख से अधिक किसानों से धान की खरीद हो चुकी है और 1,145 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा 2024 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि लखनऊ की सड़कों पर पहली बार क्वार्टर मैराथन में महिलाएं साड़ी पहनकर दौड़ेंगी। वहीं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर युवाओं और महिलाओं के खेल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए संसद खेल प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट आदि क्षेत्रीय लोकप्रिय खेल की प्रतियोगिताएं होंगी और विधानसभा स्तर पर महिलाओं की 5 किलोमीटर की सेमी क्वार्टर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। पहले तो सभी आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रिंट मीडिया के सभी संवाददाता बंधु और कैमरामैन साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी सभी कैमरामैन और संवाददाता साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है ये सांसद खेल स्पर्धा को लेकर के है, जिसमें लखनऊ के मोहनलालगंज सीट पर जो लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें एक नए किस्म की एक प्रतियोगिता आयोजित करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें और तमाम खेलों को भी हम जोड़ेंगे सांसद खेल स्पर्धा में, जिसमें एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की दौड़ भी शामिल है। इसके अलावा कबड्डी प्रतियोगिता, खो खो प्रतियोगिता, वॉलीबॉल और टेनिस, क्रिकेट, इसको इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं।
लखनऊ में केंद्रीय मंत्री आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बसपा के नेताओं से आरपीआई में आने की अपील की और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है तो बसपा के नेताओं को आरपीआई में शामिल होना चाहिए। बसपा की जगह आरपीआई ले रही है। रामदास आठवले ने बसपा प्रमुख मायावती से भी साथ आने की अपील की और कहा कि बसपा प्रमुख साथ आए तो उनको आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे। संतुष्ट का विषय ये नहीं है। मतलब मैं अगर शुरू में लोकसभा भी मांगता था तो मैं लोकसभा में 14 में चुनकर आता था। मेरा क्षेत्र 2-3 जगह पर बदला था। मैं एक बार मुंबई से चुनकर आया था, 2 बार पंढरपुर से चुनकर आया था, 3 बार शिरडी में लड़ा था, वहां मैं हारा था। इसलिए मैंने कोशिश की थी कि मुझे राज्यसभा मिलनी चाहिए। तो लोकसभा को लड़ने का तो इतनी हवा थी तो वहाँ कम से कम 42 सीटें जो है बीजेपी शिवसेना की चुनकर आई थी तो मैं भी खड़ा रहता था तो मैं लोकसभा में चुनकर आता ही था। लेकिन मुझे पहले राज्यसभा मिली थी तो मैं राज्यसभा में संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अगर लोकसभा में आता हूँ तो मैं लोगों में काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। उसके लिए मेरी कोशिश रहेगी। हम देखते हैं अभी चर्चा करके उसमें से। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करने से रोका गया, जहां परमिशन न होने और धारा 144 का हवाला देकर उन्हें परिक्रमा करने से रोका गया। बता दें कि पुलिस ने शंकराचार्य को विद्या मठ के पिछले दरवाजे पर रोक लिया। इस दौरान मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त के साथ कई थानों की पुलिस मौजूद रही। वहीं इस पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा रहा है तो परिक्रमा करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करना हर एक सनातन धर्मी का अधिकार है। ठीक है ना, तो वो जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में कहेंगे। कोर्ट में उनको भी कहने का मौका है, हमको भी कहने का मौका है। अखबार में कहने से ना तो वो मूर्ति उनकी जैसी हो जाएगी ना तो हमारे जैसी हो जाएगी। एएसआई की रिपोर्ट आई है, विशेषज्ञों ने जांच की है, जांच करके फोटो किए हैं, उसका विवरण अंकित किया है और वो रिपोर्ट जो 1000 पन्ने के लगभग की है वो वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। तो न्यायालय में उसका निर्णय होगा। उसमें अगर किराएदारों की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा, अगर वो हमारी परंपरा की मूर्ति होगी वो भी तय हो जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है। हम तो जो अभी प्रसंग है वो प्रसंग ये है कि हमारा वो जो भगवान का मंदिर ज्ञानवापी मंदिर, उस मंदिर की परिक्रमा 4 दीवारी के बाहर से हम परंपरा से करते चले आए हैं। उसी परंपरा को करने के लिए हम जा रहे हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पहली बार हम नहीं, शंकराचार्य के रूप में तो पहली बार होगा, लेकिन इसके पहले जाने कितनी बार हम वहाँ जा चुके हैं और परिक्रमा कर चुके हैं। अंबेडकर नगर से गायब किशोरी का शव 1 महीने बाद आजमगढ़ बॉर्डर के पास से एक तालाब में मिला है। इसकी जानकारी तब हुई जब ग्रामीणों को खेत की सिंचाई के दौरान तालाब में एक शव उतराता हुआ दिखा। वहीं इस दौरान किशोरी की हाथ पांव रस्सी से बंधा था और शरीर में पत्थर बांधकर पानी में फेंका गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, इसमें एक बच्ची गायब हुई थी जिसका अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें जो सस्पेक्ट था उससे लाके पूछताछ भी की गई थी और वो जो सस्पेक्ट था उसको जेल भी भेजा गया है। इसमें कल गांव के पास ही तालाब में शव मिला है, जिसका हम लोग मेडिकल टीम के द्वारा, पूरे बोर्ड के द्वारा वीडियोग्राफी के अंतर्गत उसका पीएम करा रहे हैं। इसको सुसंगत धाराओं में 302, 201 और SC/ST एक्ट में इसको तरमीम किया गया है। जो वादी पक्ष ने जिन लोगों के नाम बताए हैं उन लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हम इलेक्ट्रॉनिकली और टेक्निकली भी इसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकार की विधिक कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार का पहले आरोप ये था कि भगाने का आरोप था और उसके बाद चूंकि डेड बॉडी मिली है इसलिए 302, 201 की धाराओं में हम लोगों ने तरमीम किया है। कोई ऐसा अमेठी में आवारा पशुओं से हो रहे हादसों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ डीएम को ज्ञापन देने जा रहे युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और उनकी टीम को गौरीगंज पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर रोक दिया, जिसके बाद पुलिस द्वारा रोके जाने पर कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष और एसएचओ के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर अब यूपी कांग्रेस ने भी वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। एसएचओ को वर्दीधारी गुंडा बताया है, साथ ही उसे भाजपा कार्यकर्ता कहा। कोई ऐसा पुतला फेंकने का प्रकरण नहीं था। सीधा अमेठी में आए दिन छुट्टा जानवरों की वजह से काफ़ी मौतें हुई हैं। चाहे वो मिसरौली में आए दिन भी कुछ दिन पहले, चाहे वो भेटुआ में,
मैंने लगातार इसको यहाँ की एसडीएम साहिबा और डीएम साहिबा को दिया था। कल मैं इस प्रकरण को अपने युवा कांग्रेस के साथियों के साथ गौरीगंज से निकलकर डीएम साहब के ऑफिस जाकर ज्ञापन देना था। अचानक गौरीगंज के एसएचओ आते हैं और हमारे साथ बदतमीजी करते हुए, गुंडाई करते हुए, अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए कि आपको जेल भेज देंगे अगर आप थोड़ा भी इधर निकले। तो भैया ये कहाँ का संविधान है कि अगर मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे एक छोटे से किसान के लड़के की वजह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। किसान आए दिन छुट्टे जानवर से परेशान है, किसान के घर के लोगों की ही मौत हो रही है। उसी प्रकरण को लेकर मुझे डीएम साहब के पास जाना है। श्री रामलला के दर्शन करने मुंबई से पैदल निकली मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख अयोध्या पहुंची। 40 दिन की यात्रा तय करके शबनम अयोध्या पहुंची है, जहां अयोध्या की सीमाओं पर जगह जगह शबनम का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान शबनम के सिर पर हिजाब, कंधे पर भगवा झंडा और जुबान पर राम का नाम था। बता दें कि मुस्लिम राम भक्त शबनम शेख ने राम मंदिर दर्शन को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि यहां आकर बहुत ही आनंद महसूस कर रही। इतने दिनों से जो हमारी तपस्या थी वो भगवान रामलला के दर्शन करके पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख। मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 40 दिन। रास्ते में मुझे कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि जितने भी सनातनी भाई थे रास्ते में सबने भरपूर सहयोग किया, मतलब सहयोग दी, मतलब क्या बोलते हैं, हेल्प किया है मेरी रास्ते में। चाहे वो खाने पीने से लेके और रहना हो, 2 टाइम का खाना हो, जो एक इंसान को नीड होती है वो सारी चीज़ें मुझे रास्ते में मिली है। मेरे समाज वालों को तो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सोशल मीडिया पे देख सकूं क्योंकि मैं यात्रा में हूं अभी। लेकिन कुछ मौलाना लोगों का वीडियोस मेरे सामने आया है। उन्होंने बहुत ही भद्दी टिप्पणी की है। एज अ मौलाना वो इस तरीके से किसी लड़की को ऑब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कुछ चंद फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर व्यूज़ के लिए। तो ये बहुत ही गलत बात है। और कुछ लोग हैं जो मुझे रैप थ्रेट दे रहे, डेथ थ्रेट दे रहे। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ सुधर जाइए, संभल जाइए। प्रशासन बहुत टाइट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो खामोश हो जाए। गाजियाबाद के लोनी चौनिका सिटी पावी गांव के लोगों ने गांव में ही रहने वाले हाजी मोहम्मद नामक युवक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही उस जमीन पर एक मकबरा भी बनवाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि हाजी मोदी ने इस काम को करने से पहले चंदे के नाम से एक छोटी सी मस्जिद बनाई। इसके साथ धीरे धीरे जमीन को घेरना शुरू कर दिया। वहीं ग्रामीण का आरोप है कि दर्जनों शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद अब ग्रामीण ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। ये जो 5 बीघे जमीन है, कुछ समय पहले इन्होंने पहले मकबरा बनाया था। हाँ। पहले तो ये ऐसे 100-200 गज के करीब एक मस्जिद थी जो चंदे के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ चंदा इकट्ठा करके एक मस्जिद बना ली। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनकी ज़्यादातर जो अपराधी किस्म के लोग हैं इनकी बढ़ती चली गई और इन्होंने धीरे धीरे अपना वर्चस्व दिखाया गया और ये इस जमीन को बढ़ाते आज कम से कम लगभग 4-5 बीघे के करीब है। इस जमीन में पहले तो इन्होंने वैसी पर्पस से, मदरसे के पर्पस से बनाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि मदरसे को उठा के मैरिज होम बना दिया। उसके अकॉर्डिंग हमारे कब्रिस्तान घेरा के जिला गाजियाबाद लोनी में पावी गांव में ये हाजी मोदी संगठन है जी, उसका परिवार पूरा है। उन्होंने घेर रखे। जब भी इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं ये कुछ ना कुछ हम पे या तो केस लगावेंगे या हमारे कर देंगे। ये हमारी जमीन हत्या लेते हैं, कभी प्लॉट घेर लिया, कभी कुछ घेर लिया। इन्होंने अभी हमारा 300 गज का प्लॉट घेरा, उसमें हमारा न्याय करा हमारे साथ। उन्होंने कोतवाल साहब ने हमारे पक्ष में हमारे कागज देके हमारे पक्ष में करा। कोतवाल साहब ने बहुत बढ़िया करा हमारे लिए। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हमारी जमीन हमें खाली चाहिए और हमारे विधायक जी से भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जमीन खाली करवाई जाए। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव कोटवारा स्थित सिल्वर सिटी एकेडमी के हॉस्टल में 5वीं कक्षा के छात्र का शव पंखे के कुंडे से लटकता मिला। वहीं नाबालिग छात्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। मामले में नाबालिग के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और पुलिस से मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है।
लखनऊ में डीसीपी पूर्वी आशीष श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि लखनऊ में पिछले 2 महीने से कई जगहों से फॉर्च्यूनर गाड़ियों की चोरी हो रही थी, जिसको लेकर हमारी टीम लगातार जानकारी कर रही थी। डीसीपी पूर्वी ने बताया कि हर चोरी की गई गाड़ी में एक चीज कॉमन देखी गई कि ड्राइवर सीट के पास का कांच का शीशा टूटा हुआ था और कांच नीचे बिखरे हुए थे। पिछले 2 महीनों में जनपद लखनऊ में कई स्थानों से लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ियां चोरी हो रही थी। इसी क्रम में पिछले 28 दिसंबर को थाना गोमती नगर से आखिरी फॉर्च्यूनर चोरी हुई। पूर्व से भी जो हमारे क्षेत्र में फॉर्च्यूनर चोरी हुई थी उसमें हमारी टीमें लगातार इस चीज़ की जानकारी कर रही थी कि किसके द्वारा ये चोरियां की जा रही हैं। हर गाड़ी में एक चीज़ ये कॉमन देखा गया कि हर गाड़ी में जो गाड़ी का शीशा है, जहाँ पे ड्राइवर सीट है उसके पास का शीशा जैसे टूटा हुआ हो, ऐसे कांच वहाँ नीचे गिरा मिलता था। और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पे पता चलता था कि कोई एक आदमी वहाँ पर घटनास्थल पे पहुँचा है और संभवतः किसी सवारी गाड़ी से आता था, या तो ऑटो से या रैपिडो की गाड़ी करके या ओला करके वहाँ पहुँचता था और उसके बाद कैश में पेमेंट करके घटना को अंजाम देता था। सहारनपुर पुलिस ने मात्र 4 घंटे में एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहरण की गई 3 माह की बच्ची को सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं इस पर एसपी देहात ने बताया कि 28 जनवरी को एक महिला ने बेहट कोतवाली पहुंचकर 3 माह की बच्ची का अपहरण हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी और एक महिला व उसके पति पर अपहरण किए जाने का आरोप लगाया था। जी, ये ना मतलब सफर में सहारनपुर से जाते हुए ये ऑटो में मेरी दोस्त बन गई थी। कौन थी? ये मतलब मुस्कान दोस्त बन गई थी। मियाँ बीवी हमारे घर आने लग गए, 2 चाय फेरी आए भी। तो ये कल सुबह आए, कह लग गए, मैंने नाश्ता पानी कराया, बैठा दिए, कह लग गए इसके कपड़े दिलवा के लेगा। कपड़े के बहाने से मुझे ले गई। इन्होंने उनके घर वाले ने कहा मैं फोन पे पैसे कर दूंगा, फिर कह लगे नेटवर्क नहीं आ रहे, एक काम करो आधे रास्ते में आ रहा, आधे रास्ते से भेज दो मेरे को, अब बच्ची तुम लेकर खड़ी हो जाओ अड्डे पे। मैं जैसे आधे रास्ते में आई, मैं उलट कर गई, मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं गई तो उन्होंने मतलब मेरे अड्डे पे थे जो, उन्होंने बताया कि मैं तो लेकर चले गए, तुम्हारी बच्ची को ऑटो में बैठ कर लेकर चली गई। थाना बेहट पर एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसकी 3 माह की जो बच्ची है, एक व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति और एक महिला उनके घर आए, जिनका उनके घर कुछ माह से आना जाना था, जो उन्हें रास्ते में मिले थे ऑटो में और उनकी बातचीत हुई। उनके कुछ माह से उनका दोनों का एक दूसरे घर में आना जाना था। वो उनकी बच्ची को बहाने से लेके चले गए हैं और उन्होंने अपना सभी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है और वो अपने घर के पते पर भी नहीं है और उनका अपहरण कर लिया मेरी बच्ची का। उन्होंने इसी सूचना दी। इस संबंध में तत्काल थाना बेहट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसके बाद 3 टीम्स का गठन किया गया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी मदद ली गई, सीसीटीवी देखे गए और थाना बेहट पुलिस द्वारा कल 4 घंटे के अंदर 3 माह की जो बच्ची अपहृत हुई थी उसकी सकुशल उसे बरामद किया गया और उसकी कड़ाके की ठंड को देखते हुए सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया है। इस दौरान उन्होंने लगभग 400 लोगों को कंबल वितरण किया। वहीं सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सेवा ही हमारा संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी आज सेवा के लिए है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया है, ऐसे अब भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए मोदी का सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास में आज बगही गांव में उसका के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष करैया पासवान के अध्यक्षता में हमारे जिले के प्रभारी श्री हरचरण कुशवाहा जी के नेतृत्व में सांसद जगदम्बिका पाल और ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष राकेश आर्या जी और हमारे इस गांव के प्रधान के अनूप सिंह जी और प्रधान प्रतिनिधि, इन सब लोगों के जो सेवा ही संगठन है, तो बगही में या इस जाड़े में हम लोगों की सेवा करने आए हैं, कंबल का वितरण करते हैं। तो ये काम हमारे संगठन से लगातार पूरे जनपद में चल रहा है। जैसे कोविड में हम मास्क बांटते थे, कहीं बरसात आ जाती तो राहत कार्य करते।
खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव लालगंज राजमार्ग से सैदपुर गांव को जोड़ने वाले लिंक सड़क मार्ग के नवीनीकरण का 39.28 लाख रुपए की लागत का टेंडर हुआ है, जिसके तहत कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क में मार्ग का नवीनीकरण कराया जा रहा है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर घटिया किस्म का डामरीकरण किए जाने के आरोप लगाए हैं। गाँव के एक युवक ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। गड्ढा के नाम पर ये कुछ भरे नहीं जा रहा है, इसमें खाली लीपापोती हो रही है, थोड़ी थोड़ी गिट्टी और वो बजरी डाल करके बना रहे हैं। जो उखड़ने लगी है रोड, ये पीछे से उखड़ रही है। किसकी लापरवाही है? ये ठेकेदार और कर्मचारी जो भी इसका है जिम्मेदार, वो मेरा ही वीडियो है। और ये बेथर राजमार्ग जो है सैदपुर के लिए आता है, और जो इसकी ये रोड है ये बहुत ही ख़राब बना हुआ है, जिसमें से जो मटेरियल है वो डस्ट पूरी नीचे पड़ी हुई मिट्टी के ऊपर ये डामर डाल के वैसे ही घोल बना के डाल दिया गया है। जो रोड महीने 2 महीने चलेगी, उसके बाद ये टूट जाएगी पूरा रोड। और जो ठेकेदार हैं वो धानी खेड़ा के रहने वाले हैं, धीरेन्द्र सिंह नाम है उनका। और जो हमने उनको 4-5 बार यहाँ पे कॉल भी किया, वो आए नहीं यहाँ पे देखने के लिए। ऐसा है कि ये सैदापुर संपर्क मार्ग की रोड है और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है और इसकी स्वीकृति वित्तीय वर्ष 23-24 में नवंबर में हुई थी। मानक लागत स्वीकृत लागत 39.28 है। इसमें 2.5 किलोमीटर लंबाई में से 200 मीटर तो सीसी निर्माण का कार्य होना था और 2.25 लंबाई में पीसी सील कोट का कार्य होना था। 1.5 किलोमीटर लंबाई आज से 20-25 पहले बनी थी तो, और 50 मीटर लंबाई कल निर्माण हुआ था। तो तुरंत ही जो है कार्य हो रहा था और तुरंत ही उसको उखाड़ दिया गया है, तो तब उस वजह से उखड़ गया है। बाकी मार्ग सब ठीक है और उसकी थिकनेस ठीक है, सरफेस अच्छी है, ग्रेडिंग अच्छी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। मानक के अनुरूप सड़क बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।